तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जब हम किसी सर्किट के अंदर, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है और उसमें एक रेजिस्टेंस है और मैं एक बैटरी से करंट देता हूँ, वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, ईएमएफ यहाँ से वोल्टेज दिया, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके अंदर करंट डेवलप होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे वोल्टेज मेरी मैक्सिमम होगी करंट भी मेरा मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मेरी जीरो होगी। इस सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सा सर्किट है, डीसी सर्किट। तो इन डीसी सर्किट, डीसी सर्किट के अंदर वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, उसी टाइम वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी। डीसी में तो ये चलता है, एक साथ साथ वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ साथ चलती है। बट जब हम बात करते हैं एसी सर्किट की, किसकी, एसी सर्किट की, तो एसी सर्किट में ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने वोल्टेज दी, ईएमएफ अप्लाई किया और करंट उसके साथ साथ चले, ऐसा एसी सर्किट में नहीं होता। और उसका कारण है एसी सर्किट के अंदर लगे हुए कुछ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एसी सर्किट है, रजिस्टर, इंडक्टेंस, इसको हम इंडक्टर बोलते हैं, और कैपेसिटर। और हमने क्या अप्लाई किया इसमें, एसी वोल्टेज। एसी कितना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये अपना एसी सर्किट है। इस सर्किट के अंदर अगर मेरा ईएमएफ का अप्लाई ईएमएफ मेरा E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन कहाँ से बनी, E नॉट साइन ओमेगा टी, आज इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी क्या है, इसे कहते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। तो इतने को फेज बोलेंगे, फेज। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, फेजर डायग्राम। क्योंकि कई बार पूछ लेता है भाई एसी सर्किट का फेजर डायग्राम बनाइए। अगर उस सर्किट में केवल इंडक्टर है, अगर केवल कैपेसिटर है तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, केवल रेजिस्टर है फेजर डायग्राम कैसा होगा, तीनों लगे हैं, रेजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टेंस भी लगा है, तो उस समय फेजर डायग्राम सर्किट का कैसा होगा। फेजर डायग्राम हमें क्या बताता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा करंट इसमें बनेगा, करंट इसमें बनेगा इस सर्किट में, तो करंट का वैल्यू क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये फेज में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर ये डीसी सर्किट होता तो कोई डिफरेंस नहीं होना था, लेकिन एसी सर्किट में ऐसा होता है, जो एसी परिपथ होता है उसमें ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कौन आ गए सर्किट के अंदर, कुछ ऐसे कंपोनेंट आ गए जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये तो कोई अड़चन पैदा नहीं करता, बड़ा शरीफ है, कौन, रेजिस्टेंस। ये फेज चेंज नहीं करता। फेज चेंज कौन करता है, इंडक्टर, L एंड C, L एंड C। इसका अपोजिशन कौन होता है, R। इसके अंदर अपोजिशन कौन है, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के अंदर जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन किसका, अपोजिशन करंट का। इंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने वाला कौन है, उसका हम एक नामकरण करेंगे। ओके, कैपेसिटर के अंदर करंट को अपोज करने वाला कौन है, उसका भी हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फेज देख लेते हैं, फेज होता क्या है। ओके, चलिए हमारा ये साइन वेव आप लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ये क्या है, साइन वेव। ओके, और ये ईएमएफ की साइन वेव मान लेते हैं, ई। और यहाँ पे मेरा ईएमएफ का पीक वैल्यू है ई नॉट। कितना है, यहाँ पे टाइम 0। पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, कैपिटल टी।
हाफ साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है? T/2। एक तरीका है किसी भी वेव डायग्राम को टाइम के रेस्पेक्ट में शो करना। ये टाइम है हमारा, टाइम। ओके। दूसरा तरीका है एंगल में शो करना। किसमें? एंगल में शो करना। कैसे शो करना? 11th क्लास में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा। पढ़ा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो गोल गोल एक पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। और किसी टाइम पर उसकी पोजीशन इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। आफ्टर सम टाइम वो ए से शिफ्ट होके कहां गया? कहां गया? बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर ये उसकी पोजीशन है और ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ए से बी तक का जो उसने फेज कवर किया, दिस इज फेज ओमेगा टी। ठीक है, हमारा फेज ओमेगा टी। और ये वैल्यू किसकी है? मान लेते हैं ये ईएमएफ है, ई नॉट। ये भी क्या है? ई नॉट। ओके। अब अगर मैं पॉइंट बी पर वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन चेक करूं, वाई एक्सिस पर, तो कहां होगी? ये मेरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन कहां मिलेगी मुझे? यहां पर। मैक्सिमम ईएमएफ मेरा ई नॉट है और ये क्या है? ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट ई। तो ई की वैल्यू ई नॉट से छोटी है। जब ये मेरा पॉइंट बी इस पॉइंट पर चला जाएगा, सी पॉइंट पर, तब मैं ये कहूंगा कि अब मेरा ईएमएफ मैक्सिमम है। देखो ध्यान से, यहां से चला, ये ई यहां पर था। जब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर था तो ई मेरा यहां पर। तो ई ऐसे ट्रेवल कर रहा है बस। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे। ये आगे रोटेट होके यहां जाएगा तो ई किसके बराबर हो गया? ई नॉट के। ई नॉट मेरा यहां आ गया ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ई नॉट आगे निकला, ई वापिस आ रहा है। ई नॉट मेरा यहां आ गया, ई यहां पे आ गया, फिर बराबर, फिर जीरो, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? आ रहा है कोई दिमाग में? तो इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ई क्या है मेरा? किसी टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू। तो इसको निकालेंगे हम। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल से ई चाहिए मेरे को ये चाहिए ई। अगर ये ई है तो ये भी क्या है? ई। तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए? तो कौन होता है साइन कोस टेन में जिसमें हाइपोटेनियस हो और परपेंडिकुलर हो? साइन। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ई अपॉन। तो ई की वैल्यू निकालिए। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आया कुछ समझ में? ये कहां से बनता है? ये 11th क्लास का रिश्ता है इसके साथ, उससे कनेक्ट करके देखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब मेरा एंगल जीरो था, ये पोजीशन, जब मेरा ईएमएफ यहां होगा मैक्सिमम हाइट पर, तो एंगल कितना कवर किया इसने? π/2। कितना? तो मैक्सिमम कहां है? यहां पर है कि नहीं है? तो मैक्सिमम यहां पर एंगल कितना है? π/2। जब एंगल मेरा ईएमएफ कहां गया वापिस? यहां पर, तो कितना एंगल कवर किया? 180। कितना? 180। तो यहां पे एंगल कितना? पाई। फिर माइनस में मैक्सिमम, यहां तक एंगल कितना कवर करेगा? 270, 3π/2। तो यहां पर एंगल कितना? 3π/2। और वापिस फिर कितना? 360, 2π। तो यहां पे एंगल कितना? 2π। तो जब मैं आपको बोलूं कि कोई वेव
π/2 एंगल चल चुकी है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। जब मैं बोलूं कि एक वेव ने कितना ट्रेवल किया, पाई एंगल कवर किया, पाई एंगल कवर करने का मतलब है ये बस यहां तक। जब मैं बोलूं 2 पाई एंगल कवर किया है तो यहां तक। जब मैं बोलूं 2 पाई की जगह 4 पाई एंगल कवर किया, डायग्राम बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, 1 2 यहां तक, 2 साइकिल पूरी 4 पाई एंगल में, 6 पाई एंगल में 3 साइकिल, 8 पाई एंगल में कितने साइकिल, समझ में आ रहा है। तो पाई से भी हम वेव को पहचान सकते हैं और टाइम से भी। अब π/2 टाइम पे, टाइम कितना है देखो, यहां पे टाइम कितना है, t/2, यहां कितना होगा, t/4, यहां कितना 3t/2, यहां पे कितना, नहीं गलत हो गया, t/4, t/2, इसका आधा करेंगे, गलत है यहाँ पे, देखो कुछ तो है गड़बड़, 1/4 आधा, 3/4, 3t/4, 3t/4, और यहाँ पे क्या आएगा, t। आया समझ में। तो टाइम से भी देख सकते हैं, एंगल से भी देख सकते हैं। ओके, एंगल क्या है, फेज, क्या है, फेज। तो ये हमारे तरीके हैं। और ई नोट से भी देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, इस पॉइंट पर ईएमएफ कितना है, ई नोट, इस पॉइंट पर ईएमएफ 0, इस पॉइंट पे माइनस ई नोट, माइनस ई नोट, इस पॉइंट पे 0। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ईएमएफ माइनस में है, मैक्सिमम है, तो मतलब ये पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं मेरा ईएमएफ प्लस में है और मैक्सिमम है, तो मैं आपको इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं टाइम मेरा t/2 है और ईएमएफ मेरा 0 है, इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक ना। इसके बाद फेज आपको समझ में आ गया। अब ये फेज में डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर ये पहलवान जी जो लगे हैं, ये पहलवान कुछ गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। कैसी गड़बड़ करते हैं, इसके अंदर प्रतिरोध पैदा करते हैं, ये रुकावट पैदा करेगा। तो जो इंडक्टर है ये करंट का जो अपोज करता है, तो अपोजिशन ऑफ करंट इन इंडक्टर कौन है, कौन है, इसका रिएक्टिव इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव XL कौन है, XL। XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L। क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई न्यू L। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब सोचो अगर मैंने डीसी करंट इसमें दिया, लुक हियर, डीसी करंट इसमें दिया, तो डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। डीसी की, डीसी सर्किट की, डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, 0। तो फॉर डीसी XL मेरा क्या हो जाएगा, 0। एक चीज याद रखना, जो ये L है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो नहीं बदलता। क्या बदलता है, ओमेगा बदलता है। कैसे बदलता है, फ्रीक्वेंसी के बदलने से, क्योंकि ओमेगा में 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो न्यू बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XL ज्यादा होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब करंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आएगा, तो इंडक्टर उसके लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। इंडक्टर वही है, मैंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट दिया, उसके लिए अलग बिहेव कर रहा है। मैंने 100 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज कर दिया फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए अलग बिहेव कर रहा है। इंडक्टर वही है, एक ही इंडक्टर है, इंडक्टर नहीं बदला, लेकिन ये अपना अपोजिशन बदल देता है, अपना रेजिस्टेंस बदल लेता है अंदर का। किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो गया इसका, 0। तो डीसी करंट के लिए XL 0, XL 0 का मतलब ये कोई अपोज नहीं करता, तो इट पास, लिख लो, इंडक्टर L पास डीसी, डीसी को पास करता है।
और ब्लॉक एसी, एसी को रोकता है, अपोज द एसी, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का अपोज करता है। अल्टरनेटिंग करंट को तो अपोज करेगा, ये डायरेक्ट करंट को क्या करेगा, पास करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई इंडक्टर अपोज एसी बट पास डीसी, वाई, क्या लिखोगे, बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर एक्स सी एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू लिखो 2 पाई न्यू एल, और फिर आप लिखिए बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट जीरो, दैट्स वाई एक्स एल फॉर डीसी इज जीरो। डीसी करंट के लिए हमारा एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सएल क्या है, अपोज, तो अपोज जीरो हो गया, तो इसलिए वो डीसी को तो क्या कर देता है, पास कर देता है। फॉर एसी करंट, एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, तो जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट आएगा उसको उतनी ज्यादा ये दिक्कत पैदा करेगा। फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे उसके लिए दिक्कत नहीं करेगा, कम दिक्कत होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई दिक्कत बढ़ गई, तो ये उसको अपोज करता है, मुक्का मारता है, कहां जा रहा है, वोल्टेज दी, करंट ने क्या सोचा, मैं भी साथ साथ चलूं अपनी मम्मी के। भाई वोल्टेज किसकी मम्मी है, करंट की। भाई वोल्टेज देने से तो पैदा होता है, ठीक है, तो वोल्टेज किसकी मम्मी है, करंट की। तो जैसे वोल्टेज हमने दी, वोल्टेज तो चली गई, लेकिन जैसे करंट चलने लगा इस सर्किट से, आर ने तो कोई दिक्कत नहीं पैदा की, लेकिन जैसे इंडक्टर से उसका सामना मुक्का मारा, कहां जा रहा है, वो कह रहा है मेरी माँ है, इतने में टाइम गैप आ गया, माँ आगे निकल गई, बच्चा पीछे रह गया। तो इसी को तो कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस। अच्छा इसी का ही है क्या, हाँ चल जा, भेजता है लेकिन अपोज करता है, पहले मुक्का मारता है, क्या करता है, मुक्का मारता है, अपोज करता है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसने करंट को भेज दिया, तब तक गैप आ गया, तब तक क्या आ गया, गैप। उसके बाद कैपेसिटर महाराज खड़े आगे, कैपेसिटर महाराज कहता है पहले मैं चार्ज होऊंगा तब जाने दूंगा, पहले अपने आप को फुल करता है फिर आगे जाने देता है, तो गैप आ गया ना टाइम का। तो इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। अगर ये दोनों ना होते, सिर्फ ये अकेला होता, देयर इज नो फेज डिफरेंस। समझ में आया। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस तभी आता है जब इंडक्टर या कैपेसिटर या कोई एक दोनों में से लगाओ, तो फेज डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, देखो ध्यान से, फेज डिफरेंस, ये मेरा फेजर डायग्राम ईएमएफ का है, ई नोट का। अब मुझे इसके साथ फाई एंगल पीछे मेरा करंट चल रहा है, देखो ओमेगा टी में से क्या माइनस हुआ, फाई, तो फाई एंगल पीछे क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, तो करंट का भी फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मेरा फाई एंगल पीछे ओमेगा टी से, ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, कितना एंगल पीछे, फाई एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया टोटल, ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस, और ये मेरी किसकी वैल्यू है, आई नोट। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ई नोट का ग्राफ थोड़ा बड़ा है, आई नोट का छोटा है, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, होती है कि नहीं होती है। तो वोल्टेज से तो छोटा ही होगा करंट हमेशा, क्योंकि बटे में क्या है, अपॉन में रेजिस्टेंस, तो इसलिए करंट मैक्सिमम इतना ही रहेगा, छोटा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम करंट यही है मेरा। ओके, वोल्टेज मेरी ये है। अब देखो ध्यान से देखना, अगला डायग्राम बना रहा हूं, इसी में से निकाल रहा हूं इसको बाहर, ये मेरा ईएमएफ, ये मेरा करंट, ये क्या है, करंट पीछे चल रहा है, टाइम गैप आ गया, ओमेगा टी, ये क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, पीछे चल रहा है भैया। अब इसके बाद देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू मेरी, ये है आई नोट, ये क्या है, ई नोट, ये ई नोट की वैल्यू है। इस टाइम पर, जिस टाइम पे मैंने डायग्राम बनाया, ध्यान दीजिए, मेरा ई इतना है, यहां से
यहां तक, और मेरा आई इतना है। देखो रे, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है इसे, अगले पल ये इधर, इधर देखो, ये इधर जाएगा तो करंट इधर जा रहा है, ईएमएफ क्या हो गया मेरा मैक्सिमम, करंट क्या हो गया 0। फिर अगले पल ईएमएफ घटना शुरू हुआ, करंट बढ़ना शुरू हुआ, ईएमएफ 0, करंट आया कुछ समझ में। फेज डिफरेंस का क्या रोल है, समझ में आ रहा है। अब अगले ही पल, अगले नेक्स्ट सेकंड मेरी ईएमएफ इधर जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू इधर जब आएगा तो ये यहां तक आएगा, इधर तक, ऐसे घूमेगा, तो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी बताइए। नेक्स्ट टाइम अगले 1 सेकंड में ईएमएफ घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। करंट यहां पे पहुंच जाएगा, करंट घटेगा। अगले पल ईएमएफ बढ़ रहा है, करंट घट रहा है। उससे अगले पल ईएमएफ और बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, करंट मिनिमम हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक, एक और फेजर डायग्राम बनाते हैं। मेरा ईएमएफ यहां पे आ गया, ये आ गया यहां पे, और मान लेते हैं फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, π/2 है पूरा, फाई की वैल्यू π/2 मान लेते हैं। तो π/2 में करंट मेरा कहां बनेगा, यहां पर। कहां बनेगा भैया, यहां पर। ये मेरा I0 है, I0 की वैल्यू क्या हो गई 0। अगले ही पल ईएमएफ मेरा कहां जाएगा, यहां पे E0, और ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई ये इतनी, यहां तक। तो पहले था यहां से यहां तक, अब हो गया इतना, तो घटा, और करंट मेरा बढ़ा, तो करंट ने बढ़ना शुरू किया, ईएमएफ ने घटना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, करंट अनुसरण भी करता है ईएमएफ का। चल क्या रहा है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसे एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देखिए, रफ कर दो, समझ में आ गया हो तो। ये रेलगाड़ी एक रेक्टेंगल शेप के ट्रैक पर चल रही है। ओके, किसी पल, किसी टाइम पर गाड़ी का इंजन यहां पर है, गाड़ी का इंजन यहां पर है, तो गार्ड कहां पर है, यहां पर। तो गार्ड की डायरेक्शन क्या है, साउथ। गाड़ी के इंजन की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अगले कुछ समय बाद हमने देखा गाड़ी का इंजन नॉर्थ में जा रहा है, और गार्ड कहां गया, यहां पर, ऐसे। गार्ड ईस्ट में जा रहा है। अगले पल गाड़ी का इंजन यहां है, गार्ड यहां है। समझ में आ रहा है, मतलब ये गार्ड है करंट, और गाड़ी का इंजन कौन है, ईएमएफ। तो ईएमएफ आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट वाले, जिनके अंदर करंट आगे भी हो सकता है और वोल्टेज पीछे भी हो सकती है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब, ये जो आगे पीछे का गेम चल रहा है, इसी को कहते हैं फेज में डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस इसी को बोलते हैं। समझ में आया, इसी को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और फेजर डायग्राम है ये ऐसा बनाना है फेजर डायग्राम, जो इसके आगे देखो ध्यान से, वेव डायग्राम अगर इसका बनाना हो, क्या बनाना हो, वेव डायग्राम। ये कितने एंगल पीछे है, फाई का मान लेते हैं 92 और 90 डिग्री, π/2 कितना 90 डिग्री। तो करंट मेरा 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये मान लेते हैं। तो एक डायग्राम दोनों का बना के देखते हैं। ये मेरा ईएमएफ है, तो करंट मेरा 90 डिग्री पीछे चल रहा है। जब मेरा ईएमएफ मैक्सिमम था, ईएमएफ मैक्सिमम था, तो करंट क्या था मेरा, 0 यहां पे था। ये यहां जाएगा, करंट मेरा यहां से यहां जाएगा, ईएमएफ यहां पहुंचेगा। तो ईएमएफ हो गया मेरा मैक्सिमम, करंट क्या हो गया मेरा 0। तो ईएमएफ इसमें मैक्सिमम कहां है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर करंट का डायग्राम 0, तो करंट मेरा यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे। समझ में आया कुछ।
आया क्या समझ में? इस तरीके से तो करंट मेरा जीरो कब है? जब वोल्टेज मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो, जब वोल्टेज क्या हो गई? जीरो, करंट विल बी मैक्सिमम। फिर उसके बाद वोल्टेज मेरी मैक्सिमम, वोल्टेज क्या है? हाँ मैक्सिमम, तो करंट क्या हो जाएगा मेरा? हाँ जीरो, यहाँ पे जीरो की तरफ जाएगा भी, ठीक। ए यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। इसके बाद वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। इस पॉइंट पे मैक्सिमम लेना है, बस ऐसे बनाना है, इस तरीके से ध्यान रखना है वेव डायग्राम का। तो ये वेव डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो ये होता है वेव डायग्राम, ये होता है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम जब भी आए तो आपने क्या करना है? ऐसा बनाना है, ओके। डायग्राम में ईएमएफ वाला जो ग्राफ है वो बड़ा लेना है, करंट वाला छोटा लेना है। ये देख लेना है इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ये देख लेना है दोनों का ओमेगा टी है क्या। अगर ईएमएफ का भी ओमेगा टी है और करंट में भी ओमेगा टी बन रहा है इक्वेशन में, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही के ऊपर एक आएगा। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस ले लेंगे। चलो आगे करते हैं अब टॉपिक। आर यू रेडी? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार कैपेसिटर का भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है ना, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा फिर। तो इंडक्टर का एक बात तो पता चल गई, डीसी को तो क्या करता है? पास, है ना। डीसी वाले जो बच्चे हैं वो तो बड़े प्यारे, जाओ 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 जाओ, उसको तो पास करता है। एसी करंट को मुक्का मारता है, रोकता है, कहां जा रहा है? रोकता है उसको। समझ में आया? कैपेसिटिव का देखते हैं, कैपेसिटर क्या करता है। जब कैपेसिटर में हम एसी देते हैं, क्या देते हैं? तो कैपेसिटर भी रिएक्ट करता है, और इसके रिएक्ट करने की वजह से जो अपोज पैदा होता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का जो अपोज है उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/, कल स्टडी किया था हमने, 1/ωc। अब देखो ध्यान से, 1/2π/c। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC कम होगा, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट होगा उतना आसानी से कैपेसिटर उसे पास करेगा। ये उल्टा कर रहा है इंडक्टर का। हाई फ्रीक्वेंसी का एसी करंट को पास कर देता है, लो फ्रीक्वेंसी वाले को रोकता है। और जिसकी बिल्कुल ही जीरो फ्रीक्वेंसी हो वो कौन है? डीसी। तो जीरो रखो तो क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्या हो गया? 1/0 क्या बन गया? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब एक्सी की वैल्यू इन्फिनिटी, अपोज इनफाइनाइट। अपोज क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जाने ही नहीं देगा। तो ये कैपेसिटर डीसी को क्या करता है? ब्लॉक। और एसी को क्या करता है? पास। और जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगी अल्टरनेटिंग करंट की, उसको और अच्छे से पास करेगा। डीसी को तो क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। समझ आ रहा है? हाँ जी। नाउ आफ्टर देन अब ऐसा एक सर्किट लेते हैं जिसके अंदर हमारा केवल रेजिस्टर जुड़ा हो, रेजिस्टेंस जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और इसमें हम क्या दे रहे हैं?
अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी, और इसकी वैल्यू कितनी है, E इज इक्वल टू ए नॉट, टॉपिक का नाम डालिए और हेडिंग डाल दीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। डन। नाउ ईएमएफ, ये ईएमएफ कौन सा है, अप्लाइड, जो हमने दिया है। तो अप्लाइड ईएमएफ इन सर्किट कितना है हमारा, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। ओमेगा टी क्या है, ईएमएफ का फेज, क्या है, फेज। और हम ये चाहते हैं कि करंट का फेज कैसा होगा, चेक करना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, E अपॉन आर। तो E की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो E नॉट अपॉन आर क्या है, मैक्सिमम करंट, क्या है हमारा भाई, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर कीजिए और फेज चेक कीजिए, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। करंट का फेज भी ओमेगा टी है और करंट ईएमएफ का फेज भी ओमेगा टी है और करंट का फेज भी। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम में मैंने क्या बताया था, ईएमएफ को बड़ा रखना है। ये ईएमएफ का ग्राफ है मेरा, E नॉट क्या है, E नॉट, एंगल कितना है, ओमेगा टी। करंट का भी ओमेगा टी है बट ये छोटा होता है, ठीक है। और ये मेरा करंट हो गया, इसी पे इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, E नॉट, ये हमारा करंट हो गया, I नॉट। इसका एंगल भी कितना है, ओमेगा टी। तो इसका वेव डायग्राम, ये तो हो गया फेज डायग्राम। किस केस में, यहां पर ओमेगा टी अपना और यहां पर हमारा E एंड I दोनों हो गया, E एंड I, इस पे चलेंगे दोनों, करंट एंड वोल्टेज। ओके, ये क्या हो गया हमारा टाइम, फेज, ओमेगा टी क्या है, फेज, ठीक है। टाइम की और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो फेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फेज। नाउ इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, ये वोल्टेज, ये करंट, ये क्या है, करंट, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो। तो इसका वेव डायग्राम कैसा बनेगा, वेव डायग्राम इसका ऐसा बनेगा। आगे ले जाओ, इसको यहां से हटा दो। तो ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज थोड़ा ऊपर ले लेना है, और करंट के लिए हम दोनों एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम। एक ही टाइम पर दोनों मैक्सिमम होंगे, एक ही टाइम पर। इस टाइम पर देखो दोनों मैक्सिमम है, इस टाइम पर दोनों जीरो है, फिर इस टाइम पर दोनों मैक्सिमम है, डायरेक्शन चेंज हो गई, इस टाइम पर दोनों क्या है, जीरो। तो ये हमारा ग्राफ आ गया, वेव डायग्राम। ये क्या है, फेजर डायग्राम। डिफरेंस समझ में आ रहा है, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। ओके, इसके बाद हम एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें दोनों एक जुड़ा हो इंडक्टर,
अभी तो क्या है सर्किट में रेजिस्टर, दूसरे वाले में क्या है इंडक्टर। तो इंडक्टर वाला करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए फटाफट। करें? जिन बच्चों का कल हो गया था ये टॉपिक, तो दूसरे बैच वाले हैं, उनका तो रिवीजन हो गया आज। तो अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर लोगे। तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, inductance. Now we have a circuit in which inductor connected, और ये दिया हमने इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज EMF, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा t। इसका इंडक्टेंस कितना है L। नाउ अप्लाइड ईएमएफ कितना है, वही सेम पहला स्टेप अप्लाइड ईएमएफ लिखेंगे। पहला स्टेप क्या लिखेंगे अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ कितना है E इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। इसमें करंट कैसे निकाले, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर तो सिंपल होता है I इक्वल टू V अपॉन R या E अपॉन R, बट इसका EMF क्या होता है इंडक्टर का, फैराडेज लॉ में आपने पढ़ा होगा, हाँ याद आया कुछ, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा। EMF कितना होता है हमारा E इक्वल टू L DI अपॉन DT, सेल्फ इंडक्टेंस, याद आया सेल्फ, हाँ म्यूचुअल और सेल्फ जब पढ़े थे। तो E का फॉर्मूला वी नो दैट, दूसरा स्टेप है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम EMF जो पैदा होता है कोयल के अंदर, जो हम इसमें से वोल्टेज देंगे, इसमें जो पैदा होगा उसकी वैल्यू लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। वी नो दैट इंड्यूस्ड EMF इन द कोयल में जो EMF पैदा होगा माइनस L DI अपॉन DT, ये है इंड्यूस्ड। कौन सा हमने जो अप्लाई किया वो नहीं है, ये जो हमने अप्लाई किया है वो कौन सा है, ये वाला E, ये वाला, ठीक है। तो अप्लाइड EMF E इज इक्वल टू, या इसको कैपिटल लिख लो ताकि वहां पे आसानी रहे, ये वो EMF है जो पैदा हुआ है और ये वो EMF है जो हमने दिया है। तो माइनस इंड्यूस्ड EMF, ये वाला EMF उस EMF का, अब जो EMF हमारा इसमें पैदा हुआ है इंड्यूस हुआ है, वो EMF किसका अपोज करेगा, इसका है बराबर, लेकिन अपोज करता है, ठीक है। तो ये कौन सा है अप्लाइड, ये कौन सा है इंड्यूज, और इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये इंड्यूज EMF इस भाई साहब का क्या कर रहा है अपोज। पुट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT, क्या हो गया E इज इक्वल टू L DI अपॉन DT। ये किसकी वैल्यू है अप्लाइड EMF, और ये किसकी है अप्लाइड EMF, दोनों बराबर है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं, हाँ जी। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से E की वैल्यू यहां पुट करेंगे, L DI अपॉन DT को यहां पुट करेंगे तो बन जाएगा L DI अपॉन DT इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T।
क्या चाहिए अपने को? करंट चाहिए। क्या चाहिए? करंट। आई चाहिए, सबको उधर भेज दो। तो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्या करेंगे? टोटल करंट चाहिए, ये तो छोटा सा करंट है, स्मॉल करंट है, टोटल चाहिए हमें। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो ई नॉट अपॉन एल, एल चेंज नहीं होने वाला, ई नॉट हमारा मैक्सिमम ईएमएफ है, दोनों बाहर आ जाएंगे। 1 का आई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आई। तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, वेरी गुड। इसको रफ कर दो ऊपर से, नोट कर लिया? कर लीजिए, फोटो ले लीजिए। नाउ I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू कुछ नहीं, हो गया इंटीग्रेशन हो गया भैया। ठीक है, अब माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा को भी बाहर ले लो। तो I इज इक्वल टू माइनस के ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, क्या बन गया? कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या बनेगा? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अच्छा, साइन के अंदर एक फीचर होता है और वो क्या होता है? बड़ा जबरदस्त होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना? तो इस माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, तो अंदर जाते ही इसको माइनस कर देगा, इसे क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आहा, कुछ बड़ी बात। ये हमारा क्या है? करंट। क्या है? करंट। अब देखो, I की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब मेरा साइन 1 होगा तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक, व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन करंट विल बी मैक्सिमम। करंट क्या होगा मेरा? मैक्सिमम होगा। तो रख दो, इसकी वैल्यू 1 रख दो, आई की जगह आई नॉट रख दो। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इंटू में 1। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। समझ में आया? पुट दिस वैल्यू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इक्वल टू आई नॉट हियर, यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डब्बे में बंद करेंगे भैया, तो क्या हो गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इसको ईएमएफ के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए फेज में कुछ डिफरेंस है क्या? कहाँ है? ये रहा फेज कितना है? ओमेगा टी। भाई साहब का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 डिग्री पीछे चल रहा है कौन? करंट। तो लीड कौन कर रहा है? ईएमएफ। तो इन दिस सर्किट ईएमएफ लीड्स
एट एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे चल रहा है, किससे? करंट से। करंट कहां चल रहा है? 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ये डिफरेंस आ गया। तो अब इसका वो बनाएंगे हम, क्या? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? अभी इसको संभाल के रखना, ये काम आएगा भी। ठीक है, इधर से रफ कर देता हूं। तो फेजर डायग्राम में ये मेरा ई नॉट कितने एंगल पे? ओमेगा टी, और इससे 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो ये मेरा करंट आ गया, कितना? आई नॉट, ये ई नॉट। तो ये एंगल मेरा कितना हो गया? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस, ठीक, ये हो गया अपना एंगल। तो ये फेज डिफरेंस आ गया हमारा पाई बाई टू का। ओके, ये कितना फेज डिफरेंस आ गया? पाई बाई टू का। नाउ ई एंड आई यहां पे लेंगे हम ओमेगा टी। अब वेव डायग्राम भी बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं? वेव डायग्राम। वेव डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा हमारा। अब ये मेरा अगर ईएमएफ का वेव ये बन रहा है, तो करंट का कहां से बनाना है? 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कहां होगा? यहाँ। तो यहाँ मतलब जब ईएमएफ मेरा मैक्सिमम होगा उस टाइम करंट मेरा 0, 90 डिग्री यही तो कहता है। तो यहां से मेरा करंट शुरू होगा ऐसे। ये मेरा करंट का वेव बन गया 90 डिग्री के एंगल पे, पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से वेव डायग्राम बनाना है। ये क्या है? फेजर डायग्राम। समझ में आ गया? अब सबसे अच्छा स्टेप, अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो अपोजिशन है वो क्या है? एक्स एल। क्या है? तो अपोज कैसे निकालते हैं? अच्छा, रजिस्टर में कैसे निकालते थे? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये निकालते थे ना। वी क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज। आर क्या होता है? अपोज। तो इसमें अपोजिशन क्या है? अपोजिशन, उसका नाम दे देते हैं एक, ठीक है, अपोजिशन ऑफ इंडक्टर। अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ई नॉट मैक्सिमम हमारा अपॉन में आई नॉट, ई नॉट अपॉन आई नॉट। ई नॉट की वैल्यू ई नॉट है जी, आई नॉट की वैल्यू ये रही, रखिए, ई नॉट अपॉन ई नॉट से एल ओमेगा क्या है? अपोजिशन ऑफ इंडक्टेंस। और इसको हम नाम दे देते हैं, भाई रिप्रेजेंट तो करेंगे ना किसी न किसी चीज से। तो इसी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एक्स एल। तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा एल। समझ में आया? तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यहां से बनता है ये एक्सएल का फॉर्मूला। अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, राइट। नाउ अगला टॉपिक करे भैया, डन? नोट करना है किसी को? फोटो ले लीजिए। अब एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें केवल क्या जुड़ा हो? कैपेसिटर। क्या जुड़ा हो? तो कैपेसिटर का देख लेते हैं भैया। तो एसी सर्किट में अकेला कैपेसिटेंस जुड़ा है, वो वाला टॉपिक हम करने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस।
ईएमएफ अप्लाइड, फटाफट बोलिए, इज इक्वल टू ए नॉट साइन, पहला स्टेप अप्लाइड वोल्टेज, लिखने की जरूरत तो नहीं, पहला स्टेप अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू, ओके, दूसरा स्टेप हमें क्या चाहिए, इसका करंट चाहिए। तो कैपेसिटर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है करंट का, देखो चार्ज वार्ज का कुछ हो, हाँ, C इज इक्वल टू क्यू वी, वी की जगह क्या जाएगा, ई, ई एम एफ, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी तो नहीं होता, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये होता है, यस और नो। तो ये क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, ये भी क्या है, अप्लाइड ईएमएफ। वैल्यू पुट कीजिए दोनों, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक। तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन सी इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, Q की वैल्यू निकालिए, Q इज इक्वल टू सी ए नॉट साइन ओमेगा टी। डब्बे में बंद कीजिए भैया, क्यों कर रहे हैं डब्बे में बंद, क्योंकि ये Q की वैल्यू है, करंट नहीं है, अभी करंट निकालेंगे। वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, होता है वैल्यू, वैल्यू Q की वैल्यू ये पुट कीजिए, ये वाली वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, D अपॉन डी टी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। सी ई नॉट हमारा कांस्टेंट है, सी ई नॉट बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा को आगे ले दो भैया। तो आई इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। बताओ क्या लिखा जाता है, प्लस भी होता है, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, समझ में आया, तो प्लस लीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा, साइन ओमेगा टी पाई बाई टू जब 1 होगा तब मेरा करंट क्या होगा, मैक्सिमम। लिखने की जरूरत तो नहीं, सीधा डाल दूं इक्वेशन में। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तब मेरा करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो I बन जाएगा मेरा आई नॉट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आई नॉट इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट, पुट दिस वैल्यू ऑफ आई सी ओमेगा ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट हियर। तो क्या बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कोई डाउट, हाँ जी, कंपेयर कीजिए, ई नॉट आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। फेज कितना आगे चल रहा है, करंट लीड्स एट पाई बाई टू एंगल, इसमें करंट आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब मम्मी पीछे, बच्चा आगे कूदता चल रहा है, उछलता हो जाता है ना, मम्मी जाती है ना, जैसे कई बार खेत में जाते हैं जोत लगाने, तो बच्चे आगे भागते हैं, मम्मी कहते हैं रुक जाओ, सड़क पे व्हीकल के नीचे आ जाओगे, है ना, मम्मी पीछे भाई रुको बेटा रुको, ठीक है। तो कैपेसिटर वो हमारा ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को